नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको रोज की तरह बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं। चीन सीधा ठोकने लगा है, रूस ने बेइज्जत किया, मोदी से भिड़े ट्रंप के साथ क्या गजब हो गया, आज इसका चैप्टर खोलूंगा। पीएम मोदी अमेरिका क्यों जा रहे हैं, ट्रंप से मिलेंगे या नहीं, क्या बड़ी खबर आ गई है। पीएम मोदी के चीन जाने के पहले ऐसा क्या क्या हो रहा जो ट्रंप का पूरा गेम बिगाड़ देगा। भयंकर उथल पुथल मची है, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा 48 घंटे में 3 धमकी। ट्रंप के इशारे पर पाकिस्तान युद्ध करने की तैयारी कर रहा है भारत से क्या। एटम बम राहुल गांधी का, धमाका मोदी ने कर दिया। गांधी परिवार की कौन सी फाइल खोलकर चौंका दिया, आज इसके बारे में भी बात होगी। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप के चक्कर में प्रियंका, अखिलेश, डिंपल, अभिषेक सब फंस गए हैं क्या। मोदी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस का वो चैप्टर खुल गया कि सब पूछ रहे वोट चोरी किसने की, आज वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा जया बच्चन ने सेल्फी लेने वाले को ऐसा हड़काया कि कंगना रनौत का पारा हाई हो गया क्या। कैमरे के सामने एक्टिंग करने वाली जया बच्चन को फैंस का कैमरा देखकर क्या हो जाता है, आज इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट भी सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसले की समीक्षा करेगा। समीक्षा के लिए एक बड़ी बेंच का गठन किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 जजों की पीठ का गठन किया जो फैसले को रिव्यू करे। कल इस मामले में सुनवाई होगी। सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट करने का आदेश दिया था। 15 अगस्त से पहले देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घर पर तिरंगा फहराया। लखनऊ में सीएम योगी ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। हर घर तिरंगा अभियान में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पोल्ट्री फार्म, नेशनल पार्क, पक्षी विहार जैसी जगहों पर सतर्कता बरतने के लिए कहा है। इसके अलावा संरक्षित पशु पक्षियों के खाने की जांच के निर्देश दिए गए। कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें पीपीई किट और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। हरियाणा के नूंह में पार्किंग को लेकर हुई हिंसा का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें उपद्रवी हाथ में डंडे और पत्थर लिए नजर आ रहे हैं। हिंसा के चश्मदीदों ने बताया है कि धार्मिक स्थल से अनाउंसमेंट करके कहा गया था कि हथियार लेकर सड़क पर आओ। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक नामजद और 40 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि 12 आरोपियों को पकड़ा गया है। यूपी के बलरामपुर में दिव्यांग युवती से गैंगरेप के मामले में दोनों आरोपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में पकड़े गए। एनकाउंटर में आरोपी अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे को गोली लगी। गैंगरेप की यह घटना डीएम और एसपी आवास के पास हुई थी। इससे पहले एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें पीड़ित युवती आरोपियों से बचने के लिए सड़क पर भागती दिख रही है। उसके पीछे बाइक भी आती हुई दिख रही थी। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना आज दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुए, जहां उनसे कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की गई। ईडी के मुताबिक सुरेश रैना ने इस ऐप का विज्ञापन और प्रमोशन किया था। आरोप है कि सट्टेबाजी ऐप्स ने लाखों लोगों और निवेशकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है और टैक्स की चोरी भी की है। इस मामले में ईडी के रडार पर 100 से ज्यादा मशहूर हस्तियां हैं। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। चीन सीधा ठोकने पर लग गया है, रूस ने बेइज्जत किया, मोदी से भिड़े ट्रंप के साथ क्या गजब हो गया। पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे क्या, ट्रंप से मिलेंगे या नहीं, क्या बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी के चीन जाने के पहले ऐसा क्या क्या हो रहा है जो ट्रंप का पूरा गेम बिगाड़ देगा। और 48 घंटे में 3 धमकी। ट्रंप के इशारे पर पाकिस्तान युद्ध करने की तैयारी कर रहा है भारत से क्या, आज सबसे पहले इसकी बात करूंगा। नरेंद्र मोदी के से भिड़ने चले डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ तो गजब ही हो गया है। ट्रंप को झटके पर झटके लग रहे हैं। इधर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का बुखार छुड़ाया हुआ है, उधर चीन सीधा ठोकने लगा है। रूस जो है वो अलग बेइज्जत कर रहा है। ट्रंप सोच रहे थे कि मोदी को झुका लेंगे, भारत को झुका देंगे, लेकिन यहां तो ट्रंप को लेने के देने पड़ते दिख रहे हैं। ट्रंप चाह रहे थे कि मोदी पुतिन से दोस्ती तोड़ लें, रूस से व्यापार बंद कर दें और भारत उनकी शर्तों पर ट्रेड डील कर। लेकिन ट्रंप को भारत ने भी सीधा सीधा बता दिया कि भारत अपने हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से नहीं। गुस्से में अलबलाए ट्रंप ने हर तिकड़म बैठाई, हर हथकंडा अपना लिया, टैरिफ लगाया, भारत के खिलाफ खूब बयानबाजी की,
सीज फायर पर झूठ बोला, पाकिस्तान को आगे कर दिया, मुनीर को लंच कराया, बलूचिस्तान में घुस गए। लेकिन ट्रंप की इस प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे पीएम मोदी नहीं झुके। उल्टे पीएम मोदी ने ट्रंप को क्लियर कट मैसेज दे दिया कि रूस से दोस्ती रुकेगी नहीं और ट्रेड डील पर झुकेंगे नहीं। इधर ट्रंप ने रूस से दोस्ती को लेकर धमकाया, उधर पीएम मोदी ने पहले एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेजा। अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस जाने वाले हैं। कमाल की बात यह है कि अगले हफ्ते चीन के विदेश मंत्री लंबे वक्त के बाद भारत के दौरे पर आ रहे हैं और उसके कुछ ही दिनों बाद पीएम मोदी चीन जाएंगे। यानी पीएम मोदी ने रूस और चीन को साथ लेकर गजब गेम सेट किया। पीएम मोदी ने कैसे कूटनीति का गेम सेट किया वो थोड़ी देर में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ट्रंप की दूसरी दिक्कत ट्रेड डील भी है। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, लेकिन ट्रेड डील पर भारत टस से मस नहीं। ट्रंप को लगा कि नरेंद्र मोदी तो कोई लोड नहीं ले रहे, तो ट्रंप ने दूसरा तिकड़म इस्तेमाल किया, कहा कि वो भारत से ट्रेड डील पर बात नहीं करे। मतलब नाराज फूफा की तरह ट्रंप ने मुंह फुला लिया। लेकिन भारत ने यह कहकर ट्रंप की सारी अकड़ निकाल दी कि ट्रेड डील नहीं होगी तो कोई बात नहीं, दूसरा बाजार तलाश नहीं, अकेला अमेरिका ही थोड़े बचा है। पीएम मोदी ने एक बार फिर ट्रंप को यह संदेश भिजवा दिया कि ट्रेड डील हो या ना हो, भारत के किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। पीएम मोदी ने कायदे से समझा दिया कि भारत बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे पास, अपने प्रोडक्ट्स हम खुद ही खपा लेंगे, अमेरिका क्या करेगा। यानी पीएम मोदी के खिलाफ ट्रंप का कोई वार अभी तक चला नहीं। पीएम मोदी ट्रंप को झटके पे झटके दे रहे हैं सवाल। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का बुरा टाइम सिर्फ भारत को लेकर नहीं चल रहा, बल्कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी ट्रंप को शॉक दे रहे हैं। दूसरी तरफ भारत को उलझाए रखने के लिए ट्रंप वही घिसी पिटी पाकिस्तान को पंप करो, उसको आगे करो वाली घटिया चाल चल रहा है। ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर क्या नई चाल चली है? पाकिस्तान भारत को 48 घंटे में 3 धमकी क्यों दे चुका है? पीएम मोदी के अमेरिका जाने की खबर कैसे आ गई? क्या मोदी और ट्रंप मिलने वाले हैं? यह सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में जो तूफान आ रखा है, उसकी एक झलक देखिए। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। Do you expect increased trade negotiations? No, not until we get it resolved. किसान भाइयों निश्चिंत रहना, क्या हो जाएगा देखेंगे। Probably in the first 2 minutes, I'll know exactly whether or not a deal can be made. हमने आपको पहले ही कहा था कि नरेंद्र मोदी से भिड़कर ट्रंप बहुत बुरा फंसने जा रहे हैं, और अब वो होता दिख रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी अब धीरे धीरे वो काम करते जा रहे हैं कि ट्रंप अलबलाते जा रहे हैं। आप याद कीजिए कि जिस वक्त ट्रंप भारत को धमकियां दे रहे थे, भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे थे, भारत से कह रहे थे कि रूस से दोस्ती तोड़ लो, उसी वक्त नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं एनएसए अजीत डोभाल, उनको रूस भेज दिया। रूस जाकर अजीत डोभाल पुतिन से मिले, पुतिन ने फोन पर पीएम मोदी से बात की और पुतिन के भारत आने का ऐलान हो गया। यह ट्रंप को नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट मैसेज था कि उनके पास भी खेलने के लिए बहुत पत्ते हैं। इसी में नरेंद्र मोदी ने एक पत्ता और चल दिया है। अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस जा रहे हैं। 21 अगस्त को रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से मिलेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ऐसे वक्त में रूस जा रहे हैं जब 2 दिन बाद ही यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली है। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग 15 अगस्त को होने वाली है। लेकिन इससे पहले भारत, रूस, चीन तीनों के बीच ऐसी हलचल बढ़ गई है कि साफ लग रहा है कि ट्रंप गिरते जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि ट्रंप जितना भारत पर प्रेशर बना रहे हैं, उतना ही रूस और चीन भारत के सपोर्ट में उतर जा रहे हैं। ट्रंप को आज यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी अगले हफ्ते भारत आने वाले हैं। वांग यी भारत के एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। चीन की तरफ से वांग यी और भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल बॉर्डर के विवाद पर बात करेंगे। भारत और चीन के बीच बॉर्डर का ही मसला जो है वो हर बार फंसता है। अगर ये सुलझ गया या किसी ऐसी जगह पर आ गया कि भाई दोनों देश जो हैं वो इसको छेड़ेंगे नहीं, तो फिर ट्रंप कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि ट्रंप चाहते यही है कि भारत चीन आपस में भिड़े रहें। लेकिन जितना ट्रंप खुद को स्मार्ट समझते हैं, भारत चीन उससे डबल स्मार्ट है और दोनों ने ट्रंप को जवाब देने के लिए रिश्ते सुधारने की शुरुआत कर दी।
नरेंद्र मोदी सालों बाद खुद चीन जा रहे हैं। इससे पहले चीन ने अपने विदेश मंत्री को भारत भेजने का फैसला करके यह दिखा दिया है कि पुराने रिश्तों को सुधारने का जो पूरा माहौल है वो बन चुका है और चीन खुद चाह रहा है, डेस्परेट दिख रहा है कि वो भारत के साथ रिश्ते बेहतर कर ले। भारत चीन रूस के साथ आने से ट्रंप घबराए हुए हैं और इसलिए ट्रंप ये कोशिश भी कर रहे हैं कि तीनों को साथ आने से रोका जाए, तीनों के बीच दरार डाल दी जाए। ट्रंप ने एक आखिरी कोशिश भी की। आप देखिए कि रूस से तेल खरीदने पर भारत पर ट्रंप ने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, लेकिन चीन तो भारत से ज्यादा तेल रूस से खरीदता है, उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने चीन पे जो टैरिफ लगाया है उसे 90 दिन के लिए टाल भी दिया, यानी चीन को एक्स्ट्रा टाइम भी दे दिया। ये सब ट्रंप के हथकंडे हैं, क्योंकि वो भारत और चीन के रिश्ते जो सुधर रहे हैं उसको सुधरते देखना नहीं चाहते। कोई ना कोई दरार डालने का काम कर रहे हैं, मतलब चीन को सेट कर रहे हैं कि कहां इंडिया के साथ जा रहे हो यार, मैं देख तेरे को भाई मैं 90 दिन की छूट दे रहा हूं, तेरे पे टैक्स थोड़ी लगा रहा हूं, तो मोदी और इंडिया पे लगाया। लेकिन चीन समझता है कि ट्रंप और अमेरिका किसी के नहीं है और ऐसे वक्त में तो किसी के नहीं, इसलिए चीन भी उन बातों को बहुत तवज्जो नहीं दे रहा। ट्रंप को हालांकि पता है कि उन्होंने जो टैरिफ वॉर छेड़ी है उसमें अगर भारत चीन एक साथ आ गए तो ट्रंप के लिए टैरिफ का खेल उल्टा पड़ जाएगा, और ट्रंप का यह खेल नरेंद्र मोदी भी समझते हैं। इसलिए हर तरफ से ट्रंप की ऐसी घेराबंदी शुरू की है कि ट्रंप के लिए तनाव बढ़ता चला जाए। ट्रंप इस वक्त उतावले हुए पड़े हैं कि पुतिन के साथ 15 अगस्त को जो मीटिंग होने वाली वो मतलब बढ़िया हो जाए, ये वॉर रुक जाए और मुझे बस नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। ट्रंप सोच रहे हैं कि वो पुतिन से मिलकर यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, युद्ध रुकवा कर क्रेडिट लेंगे। ट्रंप से मिलने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन शुक्रवार को अमेरिका के अलास्का जाएंगे। 10 साल बाद ऐसा होगा जब पुतिन अमेरिका जाने वाले। इससे पहले वो 2015 में अमेरिका गए थे जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। फिर साल 2019 में G20 समिट में पुतिन और ट्रंप की आखिरी मुलाकात हुई थी। पुतिन से ट्रंप बहुत दिनों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन पुतिन ही राजी नहीं हो रहे थे। अब जब पुतिन ट्रंप से मिलने के लिए राजी हो गए तो ट्रंप को लग रहा है कि वो यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए पुतिन को मना लेंगे, राजी कर लेंगे। लेकिन ट्रंप के अरमानों पर पहले ही पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि उधर ट्रंप पुतिन से मीटिंग की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन इधर पुतिन ने यूक्रेन पर और बम फोड़ दिए, मतलब ट्रंप की और बेइज्जती कर दी। रूस की सेना ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके में हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन का दावा है कि ट्रंप से बातचीत से पहले रूस यूक्रेन के डोब्रोपीलिया पर कब्जा करना चाहता है। उधर यूक्रेन ने भी रूस पर पलटवार किया, रूस के कई शहरों पर 120 ड्रोन से हमला कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के सारातोव इलाके में एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। इससे पहले यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया कि रूस के हमले में ज़ेपोरिजिया में 3 नागरिक मारे गए और डोनेस्क में 2 नागरिकों की जान गई। यानी युद्ध में ना रूस रुक रहा है ना यूक्रेन रुक रहा है, और इसमें ट्रंप की सारी कसरत बेकार जाती दिख रही है। ट्रंप को लगता है कि वो पुतिन से डील करके युद्ध रुकवा लेंगे, लेकिन उधर ज़ेलेंस्की ने अलग ही ट्रंप को झटका दे दिया। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप पुतिन की मीटिंग पर साफ साफ कह दिया कि बातचीत में यूक्रेन को शामिल किए बिना कोई शांति समझौता प्रभावी नहीं होगा। यूक्रेन के बिना शांति का रास्ता तय नहीं किया जा सकता। यूक्रेन को वास्तविक और सम्मानजनक शांति चाहिए। यहां कमाल की बात यह है कि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप पुतिन की मीटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी को फोन किया था, आपको याद होगा, और पीएम मोदी से विस्तार से चर्चा की। इससे पहले पुतिन ने भी पीएम मोदी को फोन लगाकर बात की थी। यानी रूस हो या यूक्रेन, दोनों के नेता ट्रंप पुतिन की मीटिंग से पहले पीएम मोदी से बात करना जरूरी समझ रहे हैं, और यह भारत की अहमियत को दिखाता है। यह भी बताता है कि ट्रंप पर इन लोगों को कितना कम भरोसा है। भारत की यही अहमियत ट्रंप को बहुत खटकती है। ट्रंप को लगता है कि दुनिया में अगर किसी का सिक्का चलेगा तो सिर्फ ट्रंप का चलेगा, अमेरिका का चलेगा। लेकिन बॉस, दुनिया बहुत बदल गई है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया ही नहीं, बल्कि हर जगह भारत का जो रुतबा है वो बढ़ा है बीते 10-11 साल। भारत और चीन 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो दुनिया में सबको चुनौती दे रही हैं। जैसे भारत ने ट्रंप की दादागिरी के धागे खोले, वैसे ही चीन भी ट्रंप के साथ कर रहा है। खबर है कि समंदर में चीन अमेरिका से भिड़ गया है। दक्षिण चीन सागर के स्कारबोरो शोल के पास चीन और अमेरिकी सैनिकों के बीच भिड़ंत की खबर है। चीन का कहना है कि उसने अमेरिका का विध्वंसक जहाज खदेड़ दिया है। चीन ने अमेरिका पर उसके इलाके में घुसपैठ का भी आरोप लगाया। हालांकि अमेरिका ने चीन के दावे को खारिज कर दिया। यानी ट्रंप सोच रहे थे कि मैं 90 दिन के लिए टैरिफ जो है वो चाइना पे ढील दे दूंगा, तो चाइना दौड़ा दौड़ा आएगा। वहां चाइना जो है वो अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ रहा है। रूस सुन नहीं रहा, ज़ेलेंस्की आंख दिखा रहा है, चीन जो है वो ठोकने पे आ गया है
ये ट्रंप की और अमेरिका की हैसियत रह गई। और अभी तो ट्रंप को और झटके लगने वाले, क्योंकि ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि पीएम मोदी अमेरिका जा सकते हैं। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की मीटिंग होने वाली है और कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पीएम मोदी यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जा सकते हैं। पीएम मोदी यूएन जनरल असेंबली को संबोधित कर सकते हैं। यह यूएनजीए का 80वां सेशन होगा जो 9 सितंबर से शुरू होगा। 23 सितंबर से 29 सितंबर के बीच अलग अलग देशों के नेता यूएनजीए को संबोधित करेंगे। ट्रंप 23 सितंबर को यूएनजीए को संबोधित करेंगे। संभव है कि 26 सितंबर को पीएम मोदी यूएनजीए को संबोधित करें। उसी दिन चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के नेताओं को भी बोलना है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मंच से पीएम मोदी आतंकवाद पर पाकिस्तान की क्लास भी लगा सकते हैं। हालांकि अभी तक यह कंफर्म नहीं है कि पीएम मोदी अमेरिका में यूएन जनरल असेंबली की बैठक में जाएंगे या नहीं, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे तो क्या ट्रंप से मुलाकात भी हो सकती है। वैसे अभी सितंबर में काफी वक्त है, इसलिए कुछ तय नहीं है और सोर्सेस का दावा है कि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है कि पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये फाइनल भी नहीं है। अभी चर्चाएं हैं कि वो जाएंगे यूएनजीए के कार्यक्रम में, लेकिन ट्रंप से मिलने को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई। यानी नरेंद्र मोदी भी कोई हड़बड़ी में नहीं है कि अमेरिका जा रहे हैं तो ट्रंप से मिलने, बातचीत कर लें। ना भाई, तुम फालतू का काम कर रहे हो, पाकिस्तान को पंप कर रहे हो, हम पे टैरिफ लगा रहे हो, होशियारी दिखा रहे हो और हम जाएंगे तुमसे मिलने, वो भी बिना कोई बातचीत हुए कि हाँ हम आ गए हैं। हाँ, कुछ बातचीत होगी तो देखा जाएगा आगे क्या माहौल बनता है। मोदी अमेरिका जाएंगे या नहीं, ट्रंप से मिलेंगे या नहीं, ये तो अभी क्लियर नहीं। लेकिन एक बात पक्की है कि मोदी झुकेंगे नहीं। किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा, फिर चाहे अमेरिका के साथ डील हो या ना हो। डील होती है तो अच्छी बात है, अगर डील नहीं होती है तो भारत के पास दूसरे विकल्प भी हैं, दूसरे मार्केट भी हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है, एक बार आप सुनिए। वो खुद बता रहे हैं भाई कि ये भारत झुकने वाला नहीं है किसानों के मसले को लेकर। एग्रीकल्चर खोल लो, तो तुम्हारे घर की खेती खोल दें तुम्हारे लिए। किसान भाइयों निश्चिंत रहना, किसी भी कीमत पर। अरे क्या हो जाएगा देखेंगे। 144 करोड़ का भारत है हमारा, 144 करोड़ का। थोड़ी तकलीफ होगी, देखा जाएगा। हम नए बाजार ढूंढेंगे और भारत ही इतना बड़ा बाजार है कि चीजें यहीं खप जाएगी अपनी। पूरे यूरोप की आबादी 50 करोड़, अमेरिका की 30 करोड़, हमारी 144 करोड़। ये जनसंख्या कमजोरी नहीं, ताकत है हमारी, ताकत। और इसलिए ये फैसला हुआ। यानी कृषि मंत्री खुद बता रहे हैं कि अमेरिका चाहता था कि भारत के कृषि बाजार में वो घुस जाए, वो मोदी ने होने नहीं दिया। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, ये सरकार भी समझ रही है, नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, कृषि मंत्री भी कह रहे हैं। लेकिन भाई, थोड़ा बहुत नुकसान देश को मिलकर सहना ही होगा। थोड़े बहुत नुकसान के लिए पूरे देश के साथ, उसके सम्मान के साथ समझौता थोड़ी होगा। ऐसा नहीं है कि ट्रंप के टैरिफ से भारत को नुकसान नहीं होगा, लेकिन किसानों के हितों को दांव पर डालकर डील नहीं होगी। भारत के सामने नया चैलेंज तो है, लेकिन उस चैलेंज का वो सामना करेगा। अभी जो नुकसान है वो ये है कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक श्रिम्प, ऑर्गेनिक केमिकल, ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में 50 से 70% गिरावट देखने को मिल सकती है। 4 महीने में क्रिसमस आने वाला है। अमेरिका से ज्वेलरी के ऑर्डर इस महीने तक आने लगते हैं। इन ऑर्डर्स पर असर पड़ रहा है। गुजरात में आर्टिफिशियल डायमंड का बहुत बड़ा मार्केट है। टैरिफ की वजह से करीब 2 लाख लोगों की नौकरी संकट में आ सकती है। भारत करीब 65,000 करोड़ की कीमत का श्रिम्प दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है, जिसका 20% हिस्सा अमेरिका जाता है। अनुमान है कि करीब बंगाल, ओडिशा के 40 लाख लोगों पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई असर ही नहीं होगा, होगा। वो तो नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि भाई अगर हम बड़ा हित देखेंगे तो छोटी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। चैलेंजेस हैं, लेकिन हमने यह भी देखा है कि कोई भी चैलेंज आता है तो पीएम मोदी पैनिक मोड में नहीं आते, उसका समाधान खोजने पर जोर देते हैं। और इसके कई उदाहरण हम देख चुके हैं, जैसे कच्चे तेल का उदाहरण। भारत ने अपने कच्चे तेल की खरीदारी को इतना डाइवर्सिफाई कर लिया
कि भारत अब कच्चे तेल के लिए किसी एक देश या किसी देशों के समूह पर सिर्फ निर्भर नहीं है। जैसे ही रूस का सस्ता तेल मिलता है तो भारत वो खरीद लेता है, लेकिन करीब 40 देशों से भारत तेल मंगा रहा है। इसी तरह आप सेमीकंडक्टर का उदाहरण देखिए। कुछ वक्त पहले सेमीकंडक्टर चिप की बहुत दिक्कत हो गई। इस दिक्कत को दूर करने के लिए पीएम मोदी इस पर तेजी से काम करना शुरू कर चुके थे। कई कंपनियों के साथ डील हुई, भारत में प्लांट लगना शुरू हो गए। कल ही मोदी सरकार ने 4 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की मंजूरी दी। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में खोले जाएंगे। 3 की दी है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब। इसके लिए 4,594 करोड़ रुपए मंजूर भी किए गए। किसानों के लिए पीएम मोदी इसलिए अड़े हुए हैं क्योंकि अमेरिका के किसान और भारत के किसान में बहुत अंतर है भाई। भारत के किसान और अमेरिका के किसानी में भी बहुत अंतर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी बात को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए एक बार, फिर आपको बताता हूं कि ट्रंप जो चाहते हैं वो मोदी कभी नहीं होने देंगे। लेकिन ट्रंप के लिए भी आसान क्यों नहीं? की लैंड होल्डिंग कितनी है आपको पता है? 10,000 हेक्टर, 15,000 हेक्टर, एकड़ नहीं, हेक्टर के फार्म हाउस। हेलीकॉप्टर उतारते हैं फार्म हाउसों में। और हमारा किसान 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, और कई के पास तो 1.25 एकड़, आधा एकड़ भी जमीन है भाई। थोड़ी थोड़ी जमीन है हमारे पास। क्या मुकाबला फेयर है ये? किसान भाइयों, पूरा देश आशंकित था, क्या होगा क्या होगा। और वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि उनका सोयाबीन का यहां आए, उनका गेहूं, उनका मक्का, उनका चावल। पर हेक्टर उत्पादन में लागत कम लगती है भाई, क्योंकि जीएम सीड्स और बाकी चीजें इस्तेमाल करते हैं तो पैदा ज्यादा होता है, तो लागत कम लगती है। हमारे यहां पर हेक्टर उत्पादन की लागत वहां से बहुत ज्यादा है, और खुलेआम वो आ जाता तो हमारे यहां जो फसलें, उनके दाम अपने देश में और गिर जाते। किसान कहां जाता? मुझे बता दो, किसान कहां जाता? यानी ट्रंप जो चाहते हैं वो मोदी नहीं होने देंगे। और उसकी वजह कृषि मंत्री बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने देश के किसानों का भयंकर नुकसान हो जाता अगर अमेरिका के लिए यूं मार्केट खोल देते। ये समझते हुए ट्रंप से भिड़ गए। और ट्रंप के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि उल्टे अमेरिका में ही ये बातें हो रही हैं कि ट्रंप के टैरिफ का झटका आखिरकार अमेरिका की जनता को लगेगा। ट्रंप के मंत्री सारा दोष भारत पर डाल रहे हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कह दिया कि भारत के साथ ट्रेड डील थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि भारत अमेरिका के बीच डील में भारत अमेरिका की बात नहीं मान रहा। क्यों मान ले भाई? भारत ट्रेड डील की बातचीत में अड़ियल रवैया दिखा रहा है। अच्छा भैया, हम अपने हित सोच रहे हैं तो अड़ियल रवैया, तुम दिखा दो बड़ा लचीला रवैया, कर दो 5% टैरिफ। इस बयान से साफ है कि अमेरिका को भी समझ में आ गया कि ट्रंप जिसे टैरिफ बम समझ रहे थे वो भारत पर फुस्सी बम साबित हुआ। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को भी यह बात समझ में आ गई। ये वही मंत्री हैं जिनसे अमेरिकी संसद में ट्रंप की टैरिफ नीति का बचाव करते नहीं वो बन रहा था। यानी अमेरिकी सांसदों का अब्बा डब्बा जब्बा हो जा रहा है। वहीं पर उनके देश में लोग पूछ रहे हैं कि टैरिफ कौन बढ़ता है? भैया पब्लिक बढ़ती है। भारत के खिलाफ ट्रंप के सारे कार्ड खत्म होते जा रहे हैं। ट्रंप समझ चुके हैं कि उनकी टैरिफ धमकियों का नरेंद्र मोदी पर कोई असर नहीं हो रहा। इसलिए अब ट्रंप ने पाकिस्तानी कार्ड चला, भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर। तभी तो ट्रंप की शय पर ही पिछले 48 घंटों में 3 पाकिस्तानी नेताओं ने भारत के खिलाफ धमकी भरे बयान दिए। पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका में खड़े होकर कहता कि अगर सिंधु नदी पर भारत ने डैम बनाया तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइलों से उड़ा देगा। अबे 10 मिसाइल आपकी भाई गिरेगी तब तो आप उड़ाओगे, वो तो हवा में फूट जाती है। उसके बाद पाकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गीदड़ भपकी देता है कि सिंधु का पानी वापस लेने के लिए पाकिस्तान जंग भी लड़ सकता है भारत से। और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जुबान ने जहर उगला है, जो धमकी दे रहे हैं कि भारत ने अगर पानी रोका तो ऐसा सबक सिखा देंगे कि जिंदगी भर याद रहे। ये धमकियां देने की जरूरत पाकिस्तान को ट्रंप दे रहे हैं। जिसके पीछे ट्रंप का मकसद क्या है इसकी भी बात करेंगे। वैसे वो सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी जो है ना वो तुम नहीं रोक सकते, भारत को कह रहे हैं। तो हम तो पाकिस्तान का पानी रोक ही नहीं रहे, तो हमारे हिस्से का पानी, ये तो भारत का पानी है जो नेहरू जी की कृपा से उधर जाकर बह रहा है। उसको तो हम रोक सकते हैं ना भाई, अपना पानी तो रोक सकते हैं। हाँ, वो ये भी कह रहे हैं कि फिर
ऐसा करोगे तो कानों को हाथ लगाओगे, लगाएंगे, तुम्हारे कान को हाथ लगाएंगे, हाथ क्या पूरा पंजा लगाएंगे। भारत को गीदड़ भभकियां दे रहे पाकिस्तान की इतनी औकात इसलिए हो रही है क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान को खुली छूट दे रखी कि भारत के खिलाफ जितना जहर उगल सकते हो उगलो। उनको लगता है इससे भारत प्रेशर में आ जाएगा। भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ट्रंप इस हद तक आ गए हैं कि एक तरफ वो कहते हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाकर परमाणु युद्ध रुकवा दिया, और दूसरी तरफ असीम मुनीर को अमेरिका बुलाकर बयान दिलवाते हैं कि पाकिस्तान परमाणु बम फोड़कर आधी दुनिया को तबाह कर देगा, वो भी तब जब अमेरिका में किसी भी किस्म की न्यूक्लियर धमकी देने के खिलाफ कानून है। इसके बाद भी मुनीर न्यूक्लियर हमले की धमकी देकर सुरक्षित वापस पाकिस्तान लौट गया। तो बिना ट्रंप के चाहे हुए अमेरिका के एक्सपर्ट्स भी इसे भारत के खिलाफ ट्रंप का पाकिस्तानी कार्ड बता रहे हैं। अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट के रिसर्च एनालिस्ट हुसैन हक्कानी के मुताबिक ट्रंप की कोशिश यह है कि पाकिस्तान की छवि को इतना मजबूत करो कि भारत को ट्रंप की शर्तों पर अमेरिका के साथ फिर से जुड़ने पर मजबूर होना पड़े। ट्रंप का मकसद पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत को यह संकेत देना है कि अमेरिका के पास दक्षिण एशिया में और भी विकल्प मौजूद है। एक्सपर्ट्स में यह भी कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ बयान देने के लिए पाकिस्तान को उकसाकर ट्रंप भारत को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान को तो चापलूसी करने में महारत हासिल है। जो ट्रंप की गोद में बैठकर खुद को शेर समझ रहा है, ट्रंप कहते हैं तो काटने को दौड़ता है, ट्रंप कहते हैं तो धमकी देने लगता है। आप सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे शहबाज शरीफ की धमकी पर पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई। ब्रह्मोस है हमारे पास, और फिर उनको भी समझना चाहिए कि वो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वजीर आज़म हैं, आप एक कुछ तो खैर आपको उसका पासो लिहाज नहीं होगा, मगर इस तरह की आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पे कोई असर नहीं करेगा। पानी इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने एबेंस में रखा है। अब एबेंस में रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर। बहुत एक बार के लिए कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के सुधरने का कोई चांस नहीं। और अब तो ट्रंप ने पाकिस्तान में इतनी हवा भर दी है कि वो भारत से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। और ये जो पाकिस्तान के नेता सिंधु जल समझौते का नाम लेकर भारत से युद्ध की ख्वाहिश जता रहे हैं, उसके पीछे भी ट्रंप का ही दिमाग है। ट्रंप ही पाकिस्तान को शय दे रहे हैं कि वो सिंधु जल समझौते का नाम ले लेकर भारत को धमकियां दे, ताकि पूरी दुनिया में यह मैसेज जाए कि देखो भारत ने पाकिस्तान का पानी रोककर कितना बड़ा जुल्म कर दिया। लेकिन भारत भी इस बार आर पार के मूड में है, और मोदी कह चुके हैं कि अब सिंधु जल समझौता बहाल नहीं होगा तो नहीं होगा। आप देखिए कि अभी 8 अगस्त को सिंधु जल समझौते पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि भारत को पश्चिमी नदियों के पानी को पाकिस्तान के लिए बिना रोके बहने देना चाहिए। लेकिन भारत ने कह दिया कि वो किसी इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को मानता ही नहीं, और ना ही ऐसी किसी कोर्ट को भारत ने कभी मान्यता दी। भारत ने सख्त लहजे में कहा कि इस तरह की अदालत बनाना ही सिंधु जल समझौते का बड़ा उल्लंघन है। इसलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत को युद्ध की धमकियां दे रहा है। उसको लग रहा है अमेरिका आएगा मदद के लिए। अरे अमेरिका तो 1971 में भी सोचा था मदद कर देंगे, कर पाया तुम्हारी? बन गया था ना बांग्लादेश। अरे अभी बैठो यार, इधर चाइना तुम्हारी मदद करेगा कि नहीं, अब वही भरोसा नहीं बचा। ऐसे बोलता है ये बिलावल भुट्टो, ऐसा लगता है अभी गजल वजल गाना शुरू करेगा। ट्रंप भारत पर प्रेशर बनाने के लिए पाकिस्तान को टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के जरिए भारत पर प्रेशर बनाने की हर तिकड़म लगा रहे हैं, जिसका फायदा उठाकर मुनीर ने ट्रंप से एक बड़ा काम भी निकलवा लिया। ट्रंप ने पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA को आतंकवादी संगठन घोषित करवा दिया, ताकि पाकिस्तान अपना यह झूठ और ज्यादा तेजी से फैला सके कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर BLA के हमलों में भारत का हाथ है। और मुनीर को भी फ्री हैंड मिल गया है कि वो बलूचिस्तान की आजादी की जंग लड़ रहे BLA और बलूच लोगों को का कत्लेआम कर सके। मुनीर की यह चाल भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे ट्रंप को भी सूट कर रही है। लेकिन बलूचिस्तान के लड़ाकों ने भी मुनीर की फौज के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर एक बड़ा अटैक हुआ है। बलूचिस्तान के वाशुक जिले में पाकिस्तान फ्रंटियर कोर के कैंपस में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने बड़ा हमला किया, जिसमें 9 फौजी मारे गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तानी सैनिक BLA को आतंकी संगठन घोषित करने के बाद बड़े एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। यानी ट्रंप और पाकिस्तान मिलकर हाथ पैर तो पूरा मार रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो वही डूबते दिख रहे हैं। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताता हूं एटम बम राहुल गांधी का
धमाका मोदी ने कर दिया क्या? गांधी परिवार की कौन सी फाइल खोलकर चौंका दिया? राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप के चक्कर में प्रियंका, अखिलेश, डिंपल, अभिषेक सब फंस गए क्या? मोदी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस का वो चैप्टर खुल गया कि सब पूछ रहे कि असल वोट चोरी किसने की? राहुल गांधी के एटम बम में कितना दम था ये तो सबने देख लिया, लेकिन उनके इकोसिस्टम ने गजब ही कर रखा है। जब से राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ने वाली बात की, तब से कांग्रेस और इंडी गठबंधन का इकोसिस्टम ऐसा माहौल बना रहा है जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ही हिला देगा। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि ये इकोसिस्टम खुद हिल गया, क्योंकि एटम बम राहुल गांधी का था, धमाका नरेंद्र मोदी ने कर दिया। नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस का वो चैप्टर खुल गया कि सब पूछने लगे कि बॉस असल में वोट चोरी किसने की थी। यह भी गजब हो गया कि राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के चक्कर में प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक सब आरोपों में फंस गए। ये लोग नरेंद्र मोदी की जीत पर सवाल उठा रहे थे, अब खुद इनकी जीत पर सवाल उठ गए। इनकी सीटों का ऐसा आंकड़ा आ गया कि जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पहले आप ये देखिए कि राहुल गांधी एटम बम दिखाते रह गए, नरेंद्र मोदी ने धमाका किया कैसे? दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस का वोट चोरी वाला इतिहास खोलकर सामने रख दिया। रायबरेली और वायनाड को लेकर बीजेपी ने कुछ खुलासे किए। सोनिया से लेकर नेहरू तक पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया। उधर एसआईआर का विरोध कर रहे विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया पर बड़ी बात कह दी है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले वोट चोरी के मुद्दे पर मचे घमासान का ट्रेलर देख लीजिए। अभी पिक्चर बाकी है। कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं, बलंडर है। ये सारे नाम रायबरेली के हैं। राहुल जी को कभी ये नाम नहीं दिखे, सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे। तो क्या आपने अपने बीएलए से, अपने पोलिंग बूथ एजेंट से या आपने वोट मांगे, आपने कभी नहीं देखा? श्रीमान राहुल गांधी जी 2 बार चुनाव लड़े। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप तो लगा दिए, लेकिन अब तक सबूत ऐसे नहीं दे पाए कि वोट चोरी जो है वो हुई है, ये साबित कर सके। और अगर हुई है तो कैसे हुई? क्योंकि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट वोटर दिखा देने, एड्रेस में गड़बड़ी है, किसी का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए गलत है, इससे वोट चोरी साबित नहीं होगी ना बॉस। भाई, चुनाव आयोग तो ऑलरेडी कह रहा है कि हमको जो वोटर लिस्ट है उसको क्लीन करना है, जो मर गए हैं उनका नाम हटाना है, जो इधर उधर शिफ्ट हो गए उनका नाम हटाना है, किसी का डेटा गलत है तो उसको ठीक करना है। यही तो चुनाव आयोग कह रहा है। लेकिन जिसका मान लीजिए डेटा गलत पड़ गया है, उसने बीजेपी को ही वोट दिया, यह कैसे साबित हो रहा है? लेकिन ये लोग इस बात पर माहौल बना रहे हैं कि किसी वोटर का एड्रेस में अगर मकान नंबर 0 है तो इसका मतलब वोट चोरी हुआ है। लेकिन हमने आपको पाठशाला में रायबरेली का केस खोल के दिखाया था कि वहां पर भी कई वोटर्स के एड्रेस में मकान नंबर 0 है। तो क्या राहुल गांधी वोट चोरी करके रायबरेली में जीते हैं, या सोनिया गांधी इतने सालों से वोट चोरी करके जीत रही थी? हमने जो बात पाठशाला में आपको बताई, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। देश की राजनीति में भी इसकी चर्चा गजब है कि आज बीजेपी एक लिस्ट निकाल कर ले आई। उसमें राहुल गांधी की सीट रायबरेली ही नहीं थी, प्रियंका की सीट वायनाड थी, अखिलेश यादव और डिंपल यादव की सीट, सबके आंकड़े उन्होंने रख दिए। बीजेपी कह रही है कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव जीते। यहां 2,89,000 संदिग्ध वोटर हैं। इसमें से 19,512 वोटर डुप्लीकेट हैं और 71,977 वोटरों के पते फर्जी थे। 92,747 वोटर एक साथ जोड़े गए। बीजेपी कह रही है क्या इसका मतलब राहुल गांधी ने चोरी से चुनाव जीता है? वायनाड से प्रियंका वाड्रा जीती। वायनाड में 93,499 संदिग्ध वोटर हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है। इसमें से 20,438 डुप्लीकेट वोटर निकले, 17,450 वोटरों के पते फर्जी पाए गए। तो क्या प्रियंका वाड्रा चोरी करके वोट चुनाव जीती हैं, ये बीजेपी पूछ रही है। कन्नौज से अखिलेश यादव जीते। यहां 2,91,798 संदिग्ध वोटर मिले, 16,163 डुप्लीकेट वोटर हैं, 1,53,919 वोटरों के पते फर्जी हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव जीती।
यहां 2,55,914 संदिग्ध मतदाता हैं, जिसमें 14,088 डुप्लीकेट वोटर हैं, 1,76,078 फर्जी पते वाले मतदाता हैं। ये बीजेपी आरोप लगा रही है, पूछ रही है कि अखिलेश यादव, डिंपल यादव भी वोट चोरी करके जीते हैं क्या? डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी जीते थे। यहां 2,59,779 संदिग्ध वोटर का आरोप लगा रही है बीजेपी। 3,613 डुप्लीकेट वोटर हैं, 1,55,365 वोटरों के पते फर्जी। तमिलनाडु की कोलाधूर सीट से एमके स्टालिन जीते। 19,476 संदिग्ध वोटर मिलने का आरोप है। इसमें 4,379 डुप्लीकेट वोटर हैं, 9,133 मतदाताओं के पते गलत हैं। अगर इन नेताओं की अपनी सीट पर इतने वोटर हैं जिन्हें बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी के एटम बम वाले लॉजिक से वो संदिग्ध हैं, तो क्या राहुल गांधी ये भी कहेंगे कि प्रियंका वाड्रा, अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, स्टालिन सब वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं क्या? यानी राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों के चक्कर में प्रियंका वाड्रा से लेकर अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अभिषेक बनर्जी सबकी जीत जो है वो आरोपों में फंस गई। हमने रायबरेली सीट को लेकर जो बात कही थी उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही। हमने बताया था कि रायबरेली में भी एक पते पर दर्जनों वोटर हैं, वहां भी कई मकानों के नंबर 0 हैं। इस खुलासे से देश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ। सुनिए बीजेपी क्या कह रही। डुप्लीकेट वोट का देखिए आप, रायबरेली नाम तो सुना होगा आपने, राहुल जी ने भी सुना होगा। रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218, सब जगह इनका नाम है। नाम सेम है, बस बाप का नाम भी सेम है, लेकिन वोट 3 पोलिंग बूथों पे बना हुआ है, 83, 151, 218 में। 47 वोटर आईडी हाउस नंबर 189 के पोलिंग बूथ 131 पर रजिस्टर हुए हैं। ये रायबरेली में हुए हैं, जो 47 वोटर आईडी। मोहम्मद इस्लाम है, मोहम्मद इरफान है, मोहम्मद कासिम है, फिर साफिया मोहम्मद कासिम है, फ़करून निहा है, मोहम्मद कबीर है, श्रीमती फरीदा बानो है, शकील अंसारी हैं, मोहम्मद अयूब है, सबनम है। ये सारे नाम रायबरेली के हैं। राहुल जी को कभी ये नाम नहीं दिखे, सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे। यानी नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में खुद कांग्रेस और इंडी गठबंधन की छीछालेदर हो रही। खुद इनके बड़े नेताओं की सीटों पर वोटर लिस्ट की पोल खुल रही है, जो राहुल गांधी के एटम बम वाले खुलासे से जोड़कर बताई जा रही है। खुद इनकी जीत पर सवाल उठने लगे। इतना ही नहीं, इसी में कांग्रेस का पुराना इतिहास भी खुल गया। बाबा साहब अंबेडकर की बात होने लगी कि कैसे उस समय वोट रिजेक्ट करवाकर अंबेडकर को चुनाव हरवाया गया था क्या। इसके आरोप कांग्रेस और कम्युनिस्टों पर लगते थे। आपको इसका इतिहास भी बताता हूं। 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर मुंबई सीट से कैंडिडेट थे। अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस ने अंबेडकर के ही पूर्व पीए NS काजरोलकर को टिकट दिया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस चुनाव में 74,333 वोट खारिज हुए। 74,000 से ज्यादा वोट खारिज हुए, जबकि अंबेडकर मात्र 14,561 वोट से चुनाव हारे। अब आप देख रहे हैं 74,000 वोट खारिज हो गया। हार और जीत का मार्जिन कितना? 14,000 वोट, 14,500। अगर वो 74,000 वोट खारिज नहीं होते तो क्या अंबेडकर जीत गए होते? काजरोलकर को 1,38,137 वोट मिले, जबकि बाबा साहब अंबेडकर को 1,23,576 वोट। 21 अप्रैल 1952 को अंबेडकर ने चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए 18 पेज की बकायदा याचिका दायर की थी और चुनावी नतीजों को चुनौती दी थी अंबेडकर ने। अब ये सब इतिहास के पन्ने खुल रहे हैं कि भाई वो भी वोट चोरी थी क्या। कांग्रेस का ये हिस्ट्री का चैप्टर खुला तो बात सोनिया गांधी के पहली बार वोटर बनने तक पहुंच गई। ऐसा दावा किया जाता है कि भारत की नागरिकता लेने से पहले ही सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। इसके बारे में प्रसार भारती के चीफ रहे सूर्य प्रकाश ने मई 1999 में लिखे एक आर्टिकल में बड़ा दावा किया था। इस आर्टिकल के मुताबिक पहली बार सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में आया, जबकि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता 1983 में मिली। जिस वक्त सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हुआ उस वक्त वो इटली की नागरिक। 1980 में गांधी परिवार एक सफदरजंग रोड में रहता था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सरकारी आवास था।
इस पते पर रजिस्टर किए गए वोटर्स में पहले इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी का नाम शामिल था। लेकिन जब 1 जनवरी 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट रिवाइज हुई तो इसमें सोनिया गांधी का नाम भी शामिल हो गया। यह नाम पोलिंग स्टेशन 145 के सीरियल नंबर 388 पर दर्ज किया गया था। जब भारतीय नागरिक नहीं होने के बावजूद सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने पर बवाल हुआ तो 1982 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया और जब 1 जनवरी 1983 को रिवाइज हुई वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम पोलिंग स्टेशन 140 के सीरियल नंबर 236 में शामिल किया गया, तब भी इस पर गंभीर सवाल उठे क्योंकि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी, जबकि नाम जो शामिल हुआ था वो कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 1983 को ही हो गया था रिवाइज लिस्ट में। यानी दावा है कि दो बार सोनिया गांधी का नाम भारत का नागरिक होने की शर्त को अनदेखा करते हुए वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि पूर्व पीएम राजीव गांधी से शादी के 15 साल बाद सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता ली। कांग्रेस के इस इतिहास की आज चर्चा हो रही है। उधर राहुल गांधी के दावे एक के बाद एक एक्सपोज होते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक दावा यह भी किया था कि शाम 5 बजे के बाद अचानक वोटिंग बढ़ जाती। महाराष्ट्र विधानसभा में ऐसा ही हुआ था कि चुनाव आयोग ने 5 बजे के बाद अचानक मनमाने ढंग से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दी। लेकिन आज बीजेपी ने वो फैक्ट रख दिए जिससे राहुल गांधी के दावे पर सवाल उठ गए। आपको इसके बारे में भी बताता हूं। अगर आप देखेंगे कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं और जो फैक्ट्स दिख रहा है उसमें कितना कनेक्शन है, तो अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र चुनाव जो विधानसभा का चुनाव और ये आपको बता रहा हूं 2024 का 2024 का जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ, शाम 5 बजे तक कितने वोट पड़ रहे थे बॉस? ऑन एन एवरेज 58 लाख वोट प्रति घंटे पड़ रहे थे शाम 5 बजे तक। ठीक है, 5 बजे के बाद कितने वोट पड़े भाई? सोचिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैसिव जंप आ गया। 32.5 लाख वोट प्रति घंटे पड़े। यानी 5 बजे के बाद वोटिंग स्पीड कम हो गई। उससे पहले हर घंटे ऑलमोस्ट 58 लाख वोट पर घंटे पड़ रहे थे। 5 बजे के बाद 32.5 लाख रह गया। तो राहुल गांधी जो दावा करते हैं ये उसके उलट है और राहुल गांधी बार बार यही बात दोहराते कि महाराष्ट्र में मनमाने तरीके से वोटर लिस्ट में मतदाताओं को जोड़ा गया, धांधली हुई है। अब उनके जो नाम मनमाने ढंग से जोड़ने की बात है उसकी सच्चाई भी आपको बताता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र चुनाव की जब बात करता हूं उसमें कितने वोटर जुड़े, अगर आप देखेंगे उसका हिसाब भी देख लीजिए। महाराष्ट्र चुनाव का, विधानसभा चुनाव का आपको बता रहा हूं। साल 2004 में कितने वोटर जुड़े, कितने बढ़े? 4.7% वोटर बढ़े। ठीक है, 2004 में। यह आपको महाराष्ट्र का बता रहा हूं। विधानसभा में किसकी सरकार बनी यह भी देखते जाइए। सरकार किसकी बनी आपको यह भी याद रहेगा, यूपीए की। ठीक है, साल 2009 में महाराष्ट्र के अंदर कितने वोटर बढ़े? फिर 4.1% बढ़े, यानी पिछले बार से कम। सरकार किसकी बनी? यूपीए की बनी। ठीक है, 2014 में महाराष्ट्र में कितने वोटर बढ़े? 3.4% बढ़े। साल 2019 में कितने बढ़े? 1.3% बढ़े। साल 2024 में कितने बढ़े? 4.4% बढ़े। और हमने पाठशाला में सबसे पहले राहुल गांधी के कर्नाटक वाले वोटर लिस्ट वाले दावे को भी एक्सपोज किया था। अब महाराष्ट्र को लेकर राहुल के दावे भी एक्सपोज हो रहे हैं कि भाई जो ऑन एन एवरेज रहता है 4 से 5% के बीच, वही हिसाब है। और वोटर प्रतिशत बढ़ने का कई चीजें मैटर करती है ना भाई। उस समय कितने युवा जो हैं वो वोटिंग की जो उनका अधिकार है उस दायरे में आ रहे हैं, कितने लोग इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई 4% 3% बढ़ता था और 50% बढ़ गया। यानी राहुल गांधी के दावों की पोल खुलती चली जा रही। वहीं एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से भी आज विपक्ष को झटका लगा। बिहार में हो रहे वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ राहुल गांधी समेत पूरा इंडी गठबंधन प्रोटेस्ट तो जमकर कर रहा है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है कई एजेंसियों की तरफ से, कई संस्थाओं की तरफ से। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मुद्दे पर वो कह दिया जो इंडी गठबंधन के लिए झटके से कम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन के लिए 11 में से सिर्फ कोई एक डॉक्यूमेंट मांगा है, जबकि पहले छोटे से वोटर रिवीजन में 7-7 डॉक्यूमेंट मांग लिए जाते थे। मांगे जा रहे डॉक्यूमेंट की लिस्ट सरकारी विभागों के फीडबैक के बाद बनाई गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास डॉक्यूमेंट की उपलब्धता हो। एसआईआर की प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट बढ़ाने का मकसद ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को वोटर लिस्ट में बनाए रखना है। एसआईआर वोटर फ्रेंडली है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मतदाताओं को बाहर निकालने के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मतदाता सूची को एक जैसा या स्थिर नहीं रख सकते, इसमें संशोधन होना ही चाहिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वोटर लिस्ट से मतदाताओं को अवैध तरीके से निकाला जा रहा है, उनको फिर से शामिल करना हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग मर गए हैं उनको शामिल करने की बात मत कीजिए। सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी ही नहीं। बताइए, राहुल गांधी इतना माहौल बनाए, जजेस को पता ही नहीं ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या जिक्र कर रहे हैं? सीधा सबूत उठाएं, राहुल गांधी चले जाएं सुप्रीम कोर्ट, दिखाएं कि भाई ये देखिए ये सब हो रहा है इस देश के अंदर। वो करते नहीं, जो फैक्ट रख रहे हैं उसका धुआं धुआं हो जा रहा है। अब राहुल गांधी को गुस्सा आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे तो नहीं पता, पब्लिक को आ रहा है या नहीं आ रहा ये तो बिहार चुनाव में पता चलेगा, लेकिन जया बच्चन को गुस्सा तो आ रहा है। पाठशाला में अगला चैप्टर, जया बच्चन ने सेल्फी लेने वाले को ऐसा हड़काया कि कंगना रनौत का पारा क्यों हाई हो गया। कैमरे के सामने एक्टिंग करने वाली जया बच्चन को फैंस का कैमरा देखकर क्या हो जाता है, आज सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग ये क्यों पूछ रहे हैं, इसका चैप्टर आपको दिखाऊंगा। एक वक्त था जब जया बच्चन की एक्टिंग के चर्चे होते थे, अब उनके गुस्से के चर्चे हो रहे हैं। पहले लोग उनकी अदाकारी पर तालियां पीटते थे, अब लोग पूछ रहे हैं कि जया जी को हो क्या गया है, वो इतने गुस्से में क्यों हैं। समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ सांसद जया बच्चन के गुस्से को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उनका एक नया वीडियो सामने आया। वीडियो में वो अपने एक फैन पर भड़क उठी और इतना भड़क गई कि सेल्फी लेने वाले फैन को जया बच्चन ने धक्का दे दिया, जिसके बाद तो उनका जो फैन था वो भी हक्का बक्का रह गया कि कैमरे से एक्टिंग करियर को चमकाने वाली जया जी को आखिर कैमरा देखकर इतना गुस्सा क्यों आ गया। और ये कोई पहली बार नहीं है जब जया बच्चन अपने फैंस पर भड़की हों, इससे पहले भी अब उन्हें अपने चाहने वालों पर गुस्सा होते हुए कई बार देखा गया। संसद हो, कोई फंक्शन हो, कई बार जया बच्चन को गुस्से में देखा गया, लेकिन इस बार जया बच्चन का गुस्सा कई लोगों को पसंद नहीं है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तो लोग लिख ही रहे हैं। कंगना रनौत से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी जया बच्चन पर निशाना साध रहे हैं, उनके गुस्से को नाजायज बता रहे हैं। जया बच्चन को गुस्सा क्यों आता है, क्या हुआ, क्या फैन की भी गलती थी, ये सब आज इस पर बात करूंगा। जया बच्चन का गुस्सा फिर से चर्चा में, और ऐसा इसलिए क्योंकि जया बच्चन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पहुंची। इस दौरान उनका एक फैन सेल्फी खिंचवाने के लिए उनके बहुत करीब पहुंच गया, जिसके बाद जया बच्चन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जया बच्चन ने अपने फैन को पीछे की तरफ धक्का दिया और इसके बाद ऐसी डांट लगाई कि अब उसकी चर्चा हर तरफ है। जया बच्चन के साथ सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और आरजेडी की मीसा भारती भी थी, वो भी उनका गुस्सा देखकर सन्न रह गए। जया बच्चन के धक्का देने और डांटने के बाद चेक शर्ट पहना शख्स हकबका गया। जया बच्चन की डांट सुनते हुए और झेपता हुआ वो दूर हट गया। देखिए, जिस वक्त जया बच्चन को गुस्सा आया वहां हुआ क्या था, एक बार देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। हालांकि उस फैन की भी एक गलती है कि अगर उसको सेल्फी लेनी थी तो पहले रिक्वेस्ट कर लेता, पूछ लेता, उसने सीधा सेल्फी लेना शुरू कर दिया। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जया बच्चन जो है, जिस तरीके से धक्का दे रही हैं, जिस तरह से नाराज हो रही हैं, उनका जितना बड़ा कद है बतौर एक्टर, क्या वो उनको सूट करता है। आसपास भी लोग हड़बड़ा गए कि क्या हुआ भाई। जया बच्चन के इस व्यवहार पर बीजेपी के सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत भी भड़क गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि जया बच्चन बिगड़ैल और विशेषाधिकार प्राप्त महिला हैं। लोग उनके नखरे को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वो अमिताभ बच्चन जी की पत्नी है। कितनी शर्मनाक बात है। सपा की टोपी उनके ऊपर मुर्गे की कलगी जैसी दिखती है और वो खुद लाल टोपी लगाकर किसी लड़ाकू मुर्गे की तरह लगती है।
जया बच्चन पर कंगना रनौत का यह बेहद पर्सनल अटैक था, लेकिन कंगना रनौत इसी बात के लिए विख्यात हैं कि वो तो बोलती हैं तो खुला बोल देती हैं। जया बच्चन के इस तरह का व्यवहार खुद फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। मशहूर डायरेक्टर अशोक पंडित ने भी सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया। अशोक पंडित ने लिखा कि जया बच्चन ने एक आम आदमी को सिर्फ इसलिए धक्का दिया क्योंकि वो सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। यह बहुत ही निंदनीय एक्ट है और उन लोगों का अपमान भी है जिन्होंने इन्हें वोट दिया, अपनी सेवा के लिए चुना। कई लोग जया बच्चन के इस व्यवहार पर कमेंट कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो उनके इस व्यवहार से हैरान नहीं, क्योंकि पहली बार नहीं है जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जया बच्चन का गुस्सा दिखा। इसी साल अप्रैल में अभिनेता मनोज कुमार की याद में प्रार्थना सभा हुई। इस मौके पर जब एक बुजुर्ग महिला ने जया बच्चन के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की तो जया बच्चन का गुस्सा सभी ने देखा था। बुजुर्ग महिला ने जया बच्चन के कंधे पर हाथ रख दिया, जिसके बाद उन्होंने जमकर खरी खोटी सुना दी थी। हालांकि ऐसे मौके पर कोई फैन सेल्फी लेने की जिद करेगा, बिना पूछे हाथ लगाएगा तो गुस्सा आएगा किसी को, हो सकता है। कई बार तो फैंस भी भाई वो भी हद करते हैं, मना करने के बाद भी सेलिब्रिटीज को घेरे रहते हैं, ना मौका देखते हैं ना वक्त देखते हैं। ऐसा ही जब जया बच्चन के साथ हुआ तो वो कैसे भड़क गई थी। जया बच्चन भी जानती हैं कि उनके गुस्से की सब बात करते हैं। संसद में उन्होंने खुद इसके बारे में कहा था, सुनिए एक बार। कुछ हमारे साथी बोलते हैं आप इतना गुस्सा क्यों हो जाती। अब मेरा स्वभाव ऐसा है सर, मैं कैसे बदल दूं। जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है और गलत है उसमें मैं गुस्सा कर जाती हूँ। अगर मैंने बुरी तरह से गुस्सा किया, अगर पर्सनली किसी के ऊपर मैंने कोई बुरी बात कही, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। जया बच्चन संसद में तो माफी मांग रही, लेकिन उनके इस तरह के व्यवहार से उनके फैंस निराश होते हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर निराश होते हैं कि भाई सारे सेलिब्रिटीज के पास लोग जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, नहीं पसंद है आप भी प्यार से मना कर दीजिए। भाई वो आपका फैन है, वो आपको प्यार करता है, आपके कला को प्यार करता है, इसलिए फोटो खिंचवाना चाह रहा है। और ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया, इस लायक इतना काम आपने किया, अच्छा काम किया, ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया कि लोग आपके साथ फोटो खिंचवा सकें। यह भी याद रखना चाहिए, वरना दुनिया में करोड़ों लोग हैं, कितनों के साथ लोग सेल्फी लेते हैं।